जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की नाअहली के हवाले से। नून लीग को आज एक और बड़ा सियासी धचका लगा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा सियासी छक्का मार दिया है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी, इंतहाई सीनियर रहनुमा नून लीग के ख्वाजा आसिफ, जो कि अब वजीर खारजा हैं, माजी में वजीर दिफा, वजीर पानी और बिजली भी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने आखिरकार 5 साल तक मुख्तलिफ फोरम्स पर पिटीशन दायर करने के बाद आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ख्वाजा आसिफ को 62(1)(f) के तहत अकामे के इल्जाम पर ताहयात नाअहल करवा दिया है। इलेक्शन से चंद महीने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सियासी कामयाबी तो कहा जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह सियासी कामयाबी एक तवील अरसे तक चल सकेगी, बरकरार रह सकेगी? और सवाल यह भी है कि क्या नून लीग को लॉन्ग टर्म में इस बड़े सियासी धचके से बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है? क्योंकि आज ही गैलप का सर्वे आया है जो कुछ आलमी अखबारात ने भी उठाया है, जिसके मुताबिक नून लीग अभी भी पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है और अगर वोटिंग ट्रेंड्स देखे जाएं तो अभी भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत नून लीग को अपना पहला वोटिंग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। नवाज शरीफ साहब मुसलसल जारहियत पर कायम है और ख्वाजा आसिफ का फैसला आने के बाद उन्होंने अपने कुछ लोगों से मुलाकात की और उनसे बात करते हुए, जो कि जाहिर है पैगाम भी था अपने तमाम पार्टी वर्कर्स को, पार्टी लीडर्स को, कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है, जो डर गया वो मर गया। तो आज के नून लीग के इस बड़े सियासी धचके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बड़े सियासी छक्के के बाद जो बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि क्या लीग को लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा सियासी नुकसान होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा सियासी फायदा होगा? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ उस्मान डार साहब, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को नाअहल करवाया है, इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एंड नो डाउट आप लोगों की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है, खासतौर पर आपके लिए एक बड़ी सियासी फतह है ये कि ख्वाजा आसिफ साहब सीजन्ड हैं, बड़े मंझे हुए, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कई बार वो अपनी उसी नशिस्त से MNA बन चुके हैं, बहुत दफा टेन्योर्स में वजीर भी रहे हैं, अब वजीर खारजा हैं, उनके विकेट आखिरकार आपने उड़ा ली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारा दिन डिस्कशन होती रही कि कितनी बड़ी कामयाबी है। मुझे आपसे सवाल सिर्फ ये करना है कि क्या आप लोग इलेक्शंस के इतना नजदीक जाके इतनी बड़ी विकेट लेके इस कामयाबी को लॉन्ग टर्म में कैपिटलाइज करवा सकेंगे सियालकोट में? देखिए हरीदा, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि आने वाले दिनों में मज़ीद विकटें गिराई जाएंगी PMLN की और वो ज्वाइनिंग्स होंगी और इनके बहुत सारे सिटिंग MNAs जो हैं, मेरे अपने ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, इनके सिटिंग MNA और MPAs मेरे साथ राब्ते में हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये जमात कुछ अरसे में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और MQM से ज़्यादा टुकड़े होंगे और हम कंफर्टेबल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 को संडे को ज़बरदस्त जलसा करने जा रही है, हम अपना मंशूर पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला जिस ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारी मेंबरशिप कैंपेन चल रही है, तो हम पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और लाहौर जलसे के चंद रोज़ बाद जो है फर्स्ट फेज़ जो हमारी टिकट्स का है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हलकों में जाएं, होमवर्क करें, इलेक्शन की तैयारी करें। तो ख्वाजा आसिफ की विकेट जो है वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर थी, बड़ी विकेट ज़रूर थी। इसका हमारी जो कैंपेन है इलेक्शन की उसको भी बूस्ट मिलेगा। जो आने वाला जलसा है 29 का, वहाँ हमने सेलिब्रेशन अनाउंस किया, उसमें भी होगा। लेकिन ये कहना कि शायद नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को नाअहल करवाना बहुत बड़ी कामयाबी थी। ख्वाजा आसिफ की कामयाबी से भी जाहिर है डेफिनेटली वो बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उनको नाअहल करवाने के बाद भी लाहौर में उनका हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकी और उसके बाद अपैरेंटली नून लीग का बयानिया कहीं ना कहीं तकवीयत पकड़ रहा है उनके अपने वोटर्स के दरमियान। तो आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ की विकेट गिराने के बाद सियालकोट का हल्का NA 110 जहां से आप खड़े होते हैं, वहां पर आप लोग इसको इलेक्टोरल कामयाबी में कैपिटलाइज करवा सकेंगे?
इंशाल्लाह ताला जरूर करवाएंगे। रिदा, आपको पता होना चाहिए कि 32 साल से गुज़श्ता PMLN की हुकूमत है सियालकोट में, और सियालकोट की आवाम को ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आज भी आप आए उधर मेरे हल्के में प्रोग्राम करें, लोग आपको बताएंगे कि 32 सालों में PMLN को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। एक हॉस्पिटल नहीं नया बना 32 सालों में, एक यूनिवर्सिटी नहीं वहां बनी, कोई स्कूल नहीं बना। तो क्या इन्होंने डिलीवर किया 32 सालों में? ये चोर दरवाजों से आते रहे। आपको याद होगा मैंने 4 हलकों का केस लड़ा, अपना मेरा हलका था, उसमें 72,000 वोट लिए थे मैंने, और जब हलका खुला हजारों की तादाद में वोट गायब थे, बैग्स गायब थे, अंगूठे थे जाली। चले उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, हम पूरे तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी सामने आएगा PMLN में से, अब तो ख्वाजा साहब नहीं होंगे, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आने वाला इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से सियालकोट से जीतेगी। ओके ठीक है, चलें, आपका ये अज़्म है, इसको हम देख लेंगे इलेक्शंस में। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके जो आखिरी 2 सफ़ात हैं, 33 पैराग्राफ एंड 34 एंड 35 जो सफ़े हैं, एंड पैराग्राफ नंबर 33, इसमें आपका नाम लिए बगैर लेकिन पिटिशनर को एड्रेस करके और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि इट वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट इफ द पॉलिटिकल पार्टी टू व्हिच द पिटिशनर बिलोंग्स हैड रेज्ड द इशू एट हैंड इन द पार्लियामेंट बिफोर इन्वोकिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। और ये बड़ा आप कह सकते हैं कि सियासतदानों को और पार्लियामेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईना दिखाया है कि जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं वो आप लोग पॉलिटिकल फोरम्स पे लेके जाएं, खुदा के लिए अदलिया के पास मत लेके आए, मुतनाज़िया ना बनाएं। और आप लोग अगली कोशिश कर रहे हैं एहसन इकबाल का मुकदमा अदालत में लेकर जाने को। देखिए रीता, मैं चूंकि हर तारीख पे जाता रहा हूँ, ये वाले सवालात जो थे ये केस की प्रोसीडिंग के दौरान भी जजेस ने उठाए। उनका असल बयानिया ये था, चूँकि आपको भी पता है नंबर ऑफ जजेस और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर इसी तरह हम सियासी केस उठा के वहाँ लेके जाते रहेंगे मिस डिक्लेरेशन के जो कि 62(1)(f) के हैं, तो फिर जो दीगर इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनका वो क्या करेंगे। तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं आपको पनामा के पस मंजर में लेके जाना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा कि हमने पार्लियामेंट में पूरी कोशिश की, लेकिन पार्लियामेंट में पनामा का केस हल ना हो सका तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। इसी तरह अगर ख्वाजा आसिफ के मामले में पार्लियामेंट सोई ना होती, वहां स्पीकर साहब सोए ना होते, वजीर आजम जो है वो सोए ना होते, और इनको पता होता कि हमारा सिटिंग वजीर हारजा गैर मुल्की कंपनी के CEO को रिपोर्ट कर रहा है, 16 लाख रुपए महीने तनख्वाह ले रहा है बगैर किसी काम के, तो ये पार्लियामेंट में आवाज उठनी चाहिए थी, हुक्मरान जमात की आंखें खुलनी चाहिए थी, लेकिन ये आंखें बंद करके बैठे रहे। 50 से ज्यादा तो मजीद हरीदा अरकान बैठे हैं जिनके पास अकामे और पता नहीं डिक्लेयर्ड है नहीं डिक्लेयर्ड, वो भी एक पंडोरा बॉक्स खुलने वाला आने वाले दिनों में। तो पार्लियामेंट डिसफंक्शन है, पार्लियामेंट को काम करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये आवाज उठाना चाहती है और हम उठाएंगे भी, और हम पहले से भी कहते आ रहे हैं। तो पार्लियामेंट की अफादियत की उन्होंने बात की है कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल कैसे है जब इमरान खान साहब की पार्लियामेंट में अटेंडेंस सबके सामने है। अब कल बजट इजलास है और रिपोर्टेडली इमरान खान साहब बजट के इजलास में नहीं जा रहे। सेनेट के इंतखाबात हुए, वहां वोट डालने के लिए इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं गए। जब आपके लीडर खुद पार्लियामेंट में हाजिरी को यकीनी नहीं बनाएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है? लेकिन देखा, जब आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस आके झूठ बोलते हैं, पनामा लीक्स में आपको पता है जी, मेरे पास तमाम ज़राए मौजूद हैं, और जब एक दूसरे के ऊपर वहाँ इल्ज़ाम तराशी की जाती है, तुम छोटे डाकू हो, तुम बड़े डाकू हो, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो पार्लियामेंट तो पहले से ही, कोई इस दौर में नहीं, पहले से ही डिसफंक्शनल चलती आ रही है। हमने कब, मुझे बताएं, पार्लियामेंट को वो स्टेटस दिया है या पार्लियामेंट को वो अहमियत दी है? माजी में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ मुद्दा या इल्जाम तराशी सिर्फ इमरान खान की जात पे करना जी कि सिर्फ वो नहीं आए तो शायद डिसफंक्शनल है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जागना होगा।
ये एक सवाल था बेस्ड अपॉन फैक्ट्स जो मैंने आपसे किया, आपने उसका बड़ा भरपूर जवाब दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बावजूद और बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें पिटीशनर को मुखातिब करके कहा है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी को मुखातिब करके कहा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी समझती है कि जो सियासी मामलात हैं उनका फैसला या उनका कजिया अदालतों में हो सकता है, पार्लियामान में नहीं हो सकता, इसीलिए आप लोग एहसन इकबाल की अब केस लेके जा रहे हैं। देखिए, वो इसलिए जाना पड़ रहा है, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आज़ादाना तरीके से अपना किरदार अदा करना होगा। ये तमाम तर फाइलें, ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हैं। क्यों नहीं आज ख्वाजा आसिफ का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान छानबीन शुरू करता है कि किस किसने अकामे रखे हुए हैं और किसने डिक्लेयर नहीं किए। अगर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक्शन करती है तो किसी को अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसलिए अदालतों में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी सुन नहीं रहा, तो फिर अदालतें ही है ना जो इस टाइम फंक्शनल हैं, जहां से इंसाफ मिलने की तवक्को है, इसलिए सारे वहां जा रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल होता है तो मेरा मानना है कि ये कम हो जाएंगे केसेस, शायद खत्म नहीं होंगे, फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। यहाँ पे शामिल करते हैं एक छोटा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हुकूमत के पिछले कारकर्दगी के हवाले से और कल आने वाले बजट के बारे में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज अपने नुमाइंदों से, अपने पार्टी के वर्कर से खिताब करते हुए शिकवा किया कि इस मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म को उसकी मुद्दत हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई, लेकिन ये पहली बार है कि नून लीग की हुकूमत पहली बार अपना 5वां बजट, अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करते हुए कल अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है। और कल के बजट के बारे में तमाम हुकूमतों की तरह नून लीगी हुकूमत का भी दावा है कि ये एक अवाम दोस्त बजट होगा। और आज उन्होंने ऐलान किया है कि कल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि कुछ ही अर्सा पहले रिसेंटली टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी मिफ्ता इस्माइल साहब मुशीर खजाना उन्होंने मुतारिफ करवाई है और कोई टैक्स ना लगाया जाए, ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे था। कल आने वाले बजट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज तक पिछले एक साल के दौरान नून लीगी हुकूमत के माली साल के दौरान मुआशी कारकर्दगी कैसी रही, इसका गवर्नमेंट ने अपना भी एक इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है जो एक पोस्टमार्टम होता है, और जाहिर है उसी पोस्टमार्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने तज्जियाकारों से भी इस पर बात करेंगे। जो सेलियंट फीचर्स एंड चीदा निकात हैं उसके मुताबिक नून लीग की गवर्नमेंट पिछले एक साल के दौरान भी गुज़श्ता 4 सालों की तरह अपनी मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका हदफ 6% रखा गया था, 5.8 तक उसका अचीव किया गया। एग्री सेक्टर में अलबत्ता काफ़ी अच्छी, काफ़ी मुस्बत पेशरफ रही, वहाँ पर जो हदफ था 3.5 उससे एक्सीड किया, गवर्नमेंट ने 3.8 तक अचीव किया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी बुरा रहा और जो टारगेट था 7.3 उसके बजाय सिर्फ 5.8 तक ये गवर्नमेंट अचीव कर सकी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस वही रहा जो पिछले 4 साल के दौरान रहा है। अलबत्ता महंगाई पे कंट्रोल पाने में नून लीग की गवर्नमेंट काफी हद तक कामयाब रही। पिछला एक साल कैसा रहा, कल आने वाला बजट कैसा होगा, इसी पर डिस्कशन को ओपन करते हैं। मेरे साथ वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना अब्बास साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से ही मेरे साथ हैं आबिद सुलेहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI के। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान कैसर शेख साहब। सर आपको भी अस्सलाम वालेकुम। राना अफजल खान साहब, सर आपके पास सबसे पहले आऊंगी, कल का बजट कैसे होना जा रहा है ये बाद में बात करूंगी, पहले ये बताएं कि पिछले एक साल की जो मुआशी कारकर्दगी आपकी गवर्नमेंट की रही कुछ प्रॉमिसिंग नहीं रही, सिवाय एग्री खिदमात और महंगाई को छोड़ के आप लोग कोई भी अपना हदफ हासिल नहीं कर पाए और खासतौर पर GDP अगेन वही 5.8 पे स्टक रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। हम बड़े खुश हैं, हमने अपने लिए बड़े टारगेट्स रखे थे, लेकिन जो टारगेट्स हमने अचीव किए हैं वो रिकॉर्ड टारगेट्स हैं, वो हिस्टोरिक टारगेट्स हैं। आपने महंगाई की बात की जो कि एक खामोश टैक्स होता है आवाम के ऊपर,
वो पिछले हमसे पहले 10 साल जो थे उसमें 11.8 तकरीबन 12% थी एवरेज, और हमारी जो एवरेज है 4.8 है और इस साल 3.8 पे जा रही है। तो महंगाई जो सबसे बड़ा टैक्स होता है आवाम के ऊपर वो अंडर कंट्रोल है। जो हमारी जीडीपी 5.8% बढ़ी है, ये 13 साल के बाद पाकिस्तान में ये दिन ये मौका आया है कि 13 साल के बाद आपकी जीडीपी 5.8% से बढ़ रही है। आप तो पिछले डेकेड के अंदर एवरेजेस आपकी आती थी वो 3% की रेंज में होती थी। तो ये इसी तरह से जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इस वक्त ग्रोथ है वो 9.13% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6.25% बढ़ी है। सर्विसेज सेक्टर हैज़ डन वेल। एग्रीकल्चर की आपने खुद ही तारीफ कर दी। हमें जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो हैं हमारे फॉलिंग रिजर्व्स और हमारा क्या कहते हैं एक्सपोर्ट की कमी, डॉलर्स की कमी। तो एक थ्राइविंग किस्म की इकॉनमी है जिसके अंदर आपके लोगों ने कोई 55 अरब डॉलर की एलसीज खोली हैं। तो एक जब आप एक जो ग्रोथ रेट का बैरियर हमने 5% का तोड़ा है, तो उसके साथ एक इतनी मार्केट के अंदर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड आई है, प्रोजेक्ट्स नए आए हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए अभी जो हमारे वापसी का सफ़र है एक्सपोर्ट्स का, जिसके लिए बिजली पूरी की गई है, जिसके लिए गैस की शॉर्टेज को पूरा किया गया है, जिसके लिए मुल्क के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट का जो एक माहौल था उस माहौल को किसी हद तक कंट्रोल किया गया है। तो इन चीज़ों में वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। आज हैवी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है, इन्वेस्टमेंट जारी है और इस इन्वेस्टमेंट के नताइज अगले सालों में आएंगे। तो लेकिन ये 1-2 साल जो हमारे हैं, पिछला साल जो गुजरा वो बड़ा चैलेंजिंग साल था, ये साल जो है बड़ा चैलेंजिंग है। रिजर्व्स कंज्यूम हो रहे हैं, रिजर्व्स नए लेने के लिए डॉलर्स की जो कमी है वो हमें बोरो करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा कुछ और। तो इन चीज़ों से जैसे ही हम निकल जाते हैं, बड़ा आसान है हमारे लिए इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें कि हम डेवलपमेंट रोक दें, फिर ना एलसीज खुलेंगी, ना डॉलर की ज़रूरत पेश आएगी और फिर हमारे पास रुपए बहुत होंगे, हमारी इकॉनमी, लोग कहेंगे जी बड़ी खुशहाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। जो इन्वेस्टमेंट्स जो माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया है, कोई डैम नहीं बनाया, कोई बिजली घर नहीं शुरू किया, वो सारी चीज़ें इन 5 साल में हुई हैं। हम बड़े मुतमईन हैं और इंशाल्लाह जाने से पहले ये जो 2 अहदाफ जिनके ऊपर मैंने बताया कि हमारे लिए चैलेंज है, वो भी कंफर्टेबल पोजीशन में इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ के जाएंगे। ओके, फॉरेन रिजर्व एंड एक्सपोर्ट्स, आपने कहा कि एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट में छोड़ के जाएंगे आप लोग आने वाली गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ 3-4 महीने रह गए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आबिद सुलहरी साहब और एक बड़ी बैलेंस एंड पॉजिटिव प्रीव्यू दे रहे हैं पिछले साल का भी और आइंदा आने वाले साल का भी। राना अफजल खान साहब, आबिद सुलहरी साहब, आप बाय करते हैं इस आर्गुमेंट को? देखिए, क्रिकेट चूँकि पाकिस्तान एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, तो उसमें एक रूल होता है लुई डकवर्थ रूल। जब बारिश हो तो ओवर जब कम हो जाए तो टारगेट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, ऑब्वियसली वो 1 महीना, कम से कम 1 महीना पहले पेश किया गया, तो उसमें 8 महीने के अकाउंट्स हैं और ये दोनों साइड पे जाएगा। यानी इसको अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखना चाहें तो हुकूमत ये क्लेम कर सकती है कि जी महीना 1.5 और मिल जाता तो यकीनन ये टारगेट शायद कुछ बेहतर भी हो जाते। और अगर आप इसको फ्लिप साइड देखें तो ये भी हो सकता है कि टारगेट ना अचीव होते। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये 8 महीने के फिगर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की, मेरा ख्याल है जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है और जो ओवरऑल जीडीपी, ये थोड़ी सी अंडरस्टेटेड है, ये और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। और उसकी वजह यह है जो हमारा फार्मूला है ये कैप्चर नहीं करता जो पिछले 4-5 सालों में नए ट्रेंड्स आए हैं। आपके पास उबर और क्रीम और ऑनलाइन, अलीबाबा और सारी दराज़काम.pk एटसेट्रा, ज़मीन.pk, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके जो एग्जिस्टिंग जीडीपी फार्मूला है वो इसको कैप्चर नहीं करता और ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट है जो कि यहाँ पे जा रही है। इसको हमें जी, तो वो यकीनी तौर पे उसका साइज़ भी बढ़ेगा और शायद उसका ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा हो। रही बात एक्सपोर्ट्स के टारगेट की, तो मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 5-10 सालों में इकनॉमिक पॉलिसीज़ उनको
सपोर्ट नहीं कर रही थी। और मैंने अपना आज एक अखबार में ऑपेड में भी यही लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने में बेबस लगती है, चूँकि जो एक्सपोर्टर्स के मेन प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है कि पावर टैरिफ बहुत ज़्यादा है एनर्जी के, या उनका प्रॉब्लम है कि रिफंड्स नहीं मिलते, या उनका प्रॉब्लम है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं, या उनका प्रॉब्लम था जो कि अब कुछ हद तक बेहतर हुआ कि रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड है, या उनका प्रॉब्लम था कि बैंक से उनको क्रेडिट नहीं गवर्नमेंट जो है ओवरक्राउड कर देती है। अब ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इख्तियार से बाहर हैं, तो जब तक इवन जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आ रही होती हैं, तो जब तक आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो बाकी हैं वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के विजन के साथ अलाइनमेंट में नहीं आएंगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सिर्फ जो ट्रेड पॉलिसी है वो अकेली कुछ नहीं कर सकती, और यकीनी तौर पे अगली गवर्नमेंट जो भी आए, PMLN आती है या कोई और आती है, उनको ये देखना होगा कि वो किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन कर सके ताकि एक्सपोर्ट जो है वो हकीकी मानों में बढ़ सके। उसके बाद जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जैसा कि राणा साहब ने फरमाया कि हमारे बजट का फार्मूला ऐसा है कि वो हमेशा उसमें डेफिसिट है, और ये पिछले 5 सालों में नहीं, ये पिछले 20-25 साल से यही ये हमेशा होता है, क्योंकि सूबों को उनका शेयर देने के बाद, जैसे इस साल का जो बजट है, तो सूबों को उनका शेयर देने के बाद 2960 अरब रुपए थे हुकूमत के पास, जिसमें से 3200 अरब रुपए के तो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर थे, जो सूद की मद में कर्जों की अदायगी, दफ़ा और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और फिर आपके पास PSDP था 1 ट्रिलियन का, जिसको कट लगाना पड़ा, तो वो बारिंग तो करना पड़ती है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर बनाने के लिए या तो वो हो जैसा कि 2013 में हो गया कि सऊदी गवर्नमेंट ने $1.5 बिलियन का तोहफा दे दिया, 3G 4G का ऑक्शन हो गया, कुछ कूक बांड आ गए, अगर नहीं तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको कंफर्टेबल बनाया जा सके। सो आई कैन से कि इकोनॉमी अगर 2013 से मैं जी 2013 के मुकाबले में अगर मैं से भी बात करेंगे सुरैरी साहब, इस पर मजीद तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये पॉइंट मुझे आगे इलैबोरेट भी करवाना है। लेकिन इरफान कैसर शेख साहब चूंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, इरफान साहब आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर के ताजरों से आप मिलते हैं, लाहौर का ताजर मुतमईन है गवर्नमेंट की जो पिछले 1 साल की मुआशी कारकर्दगी रही है, और कल के बजट के बारे में कितना होपफुल है वो? देखिए, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए ये जो 8 महीने की आज फिगर्स आई हैं, मैं समझता हूँ कि GDP हमने 10 साल की जो ये फिगर्स हैं, ये जो अचीव किए गवर्नमेंट ने, ये एक बड़ा इनकरेजिंग है, 5.8%। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, सर्विस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है, जिस तरह राणा साहब ने भी कहा। अब देखना ये है कि हम इसको सस्टेन कैसे करें। देखिए, हमारी इकॉनमी जो है वो ऑयल डिपेंडेंट है, हर साल 11.5-12 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हो रही है कंटिन्यूस ऑयल, जिस पे अभी तक हम इन्हिसार करते आ रहे हैं। अनलेस कि हम जो सोलर पावर प्लांट्स या कोई हम इस तरह ग्रीनफील्ड प्लांट्स लगाएंगे, तो ये तो हमें एक बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। 4,000 अरब रुपए के हमने टैक्सेस जो इस साल जनरेट किए हैं, दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिसने बताया कि डॉलर को हमने एडजस्ट नहीं किया, जिस तरह भी इन्होंने भी बात की कि हमने 5 साल हर साल पाकिस्तान का डेप्रिसिएशन 50 साल से 3.5-4% अगेंस्ट जो डॉलर हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, हमने 5-6 साल इसको आर्टिफिशियली रोका रखा। और उसी की वजह से जो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, जितने भी हमारे रीजनल जो हमारा खिते में इनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, मतलब दे प्रैक्टिकली बूस्टेड। और हमने वो जो ट्रेन मिस की, अब 12.5-13%, अब हमें जो वो डॉलर पैरिटी हमने एडजस्ट किया 12.5-13%। तो ये बहुत पहले, अगर 4 साल पहले से जो बिजनेस कम्युनिटी का वर्जन था, एक्सपोर्टर्स था, हो जाता, तो आज हम वी वुड हैव अचीव मतलब बहुत ज़्यादा फिगर्स, और हम आउट परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर 400 अरब के जो इनके रिफंड्स हैं बिजनेस कम्युनिटी के 5 साल से स्टक हुए हुए हैं, अगर हम वो उसको कुछ क्लियर कर देते और हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के काबिल होते, तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है। और जो मैं आगे फ्यूचर में देख रहा हूँ कि देखें, अब इंडस्ट्री का 7.8 से 5.8 डिक्लाइनिंग है, और इसकी यही वजह है कि हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट्स पे है। अब जो और उसमें भी 80% हमारी इंपोर्ट जो है वो चाइना से हो रही है। अब चाइना की करेंसी जो है वो गेन हुई है, उनकी जो स्ट्रांग हुई है, हमारी क्योंकि डेप्रिशिएट हुई है। अब मैं समझता हूं कि चाइना से इंपोर्ट्स कम होंगी, और ये जो 2.5 अरब डॉलर का पिछले 1 साल में जनरेटर्स आए पावर जनरेशन का, ये कुछ प्रॉब्लम्स हल हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री को
सस्ती बिजली चाहिए अगर compete करना है। एक्सपोर्ट हमने यहाँ से अगर 40-50% बढ़ानी है, अनलेस हम 40% बढ़ा लें, मैं समझता हूँ ये सारे मामलात वहीं के वहीं रहेंगे, कॉस्मेटिक चेंजेस होती रहेंगी, डे टू डे एडहॉक बेसिस चेंजेस होती रहेंगी। हालांकि राना अफजल साहब ने बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट फॉरेन रिजर्व्स इंप्रूव करवाना एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करना, ये कल के बजट में कोई ना कोई फॉर्मूला इसका देकर जाएंगे। तो राना अफजल खान साहब, क्या फॉर्मूला आप लोग देके जाएंगे? प्लस कल के बजट में क्या कोई नया टैक्स तो नहीं लगने जा रहा, और उसके बावजूद जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो फिर भी डेफिसिट में जाएगा। तो ये इस गैप को किस तरह से आप लोग फिल कर रहे हैं? कल के हवाले से फॉर्मूला क्या है सर इन बड़े मेजर ऑप्शंस में आपके पास? देखिए, टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं, हम जब आए थे तो 1995 अरब रुपया था जो आपकी FBR कलेक्ट करती है टैक्सेस। अब जब हम आखिरी साल में जा रहे हैं और अपना छठा बजट भी हम पेश कर रहे हैं, तो हमारे टैक्स रेवेन्यू जो हैं वो 4000 अरब पे हैं, यानी हमने उनको दुगना कर लिया। और जब हमने दुगना कर लिया है तो अब सूबों को जो पैसे जा रहे हैं वो भी डबल हो गए, और सूबों के पास भी जो डेवलपमेंट के लिए पैसे हैं वो उनके पास खासे वाफिर मिकदार में आ गए, जिसकी वजह से एक डिमांड क्रिएट हुई है इम्पोर्टेड चीज़ों की। और उसके लिए हमने ब्रेकें लगाने की कोशिश की, हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई, हमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। और जो 200% के ऊपर एक साल 8 महीने पहले इम्पोर्ट्स का फिगर जा रहा था, आज पिछले महीने में वो 6-7% के ऊपर आ गया है, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन करेंगी, जिससे हमारा जो डिमांड वो कम हो जाएगी। उसके ऊपर डॉलर की डिवेल्यूएशन का भी असर आएगा कि इंपोर्टेड चीज़ें कुछ महंगी हो जाएंगी। इसी तरह से हमारी इकोनॉमी, हमारी एक्सपोर्ट्स को जो बूस्ट मिला पिछले साल मार्च और इस साल मार्च के मुकाबले में 24% और ऑन मंथ 24% की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और पूरे 8 महीने की जो एवरेज है वो 13% के करीब। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स की भी वापसी का सफ़र शुरू हुआ है, और वो इकॉनमी जो कई सालों से, कई महीनों से गिरती जा रही थी, उसका वापसी का सफ़र शुरू हुआ है हमारे ओवर। और इंटरनेशनल मार्केट भी दुनिया भर में इकॉनमीज़ जो हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आया है। हमारा राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी दूसरी चीज़ें टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, हमारी सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जो इंशाल्लाह हमारा मुश्किल वक्त जो था वो हमारे लिए रहा, लेकिन आने वाले दिनों में वो जो हमारा डेफिसिट है, और ये तो बड़ा आसान है, आप डेफिसिट क्यों करते हैं बजट को? आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते, और फिर आप डेफिसिट बजट देते हैं कि ये डेफिसिट हम बोरो करके पूरा करेंगे, उससे हम डैम बना लेंगे, और अगर वो हमें सस्ता कर्जा 2% 3% में मिलता है तो जो रिटर्न वापसी आएगी वो उससे बहुत ज़्यादा आएगी, और मुल्क जो है और कर्जे को भी उतारेगा और खुशहाल भी हो जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूस जंग है, और जहाँ जिस तनज़्ज़ुली से हम वापस जा रहे हैं उसमें कुछ वक्त लगेगा। आइंदा वाली हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस होंगे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, हमारे लिए सियासी चैलेंजेस भी थे, हमारे लिए हमें एक प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ इस मुल्क में दहशतगर्दी थी, उसका मुकाबला किया, उस पर पैसे लगे, और एक माहौल था कि यहाँ पे बिजनेसमैन पाकिस्तान आता ही नहीं था, वो दुबई में मीटिंग करता था। तो वो बुरा वक्त हमारे से पीछे रह गया, और हम तवक्को रखते हैं कि आने वाली हुकूमत जो होगी वो और मेहनत से काम करेगी, और इस काबिल होगी कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सके। और इंशाल्लाह अगर हम आएंगे तो हम इसको बहुत बेहतरी से आगे लेके जाएंगे। आबिद सुलहरी साहब, ये जो मैकेनिज्म एक प्रेजेंट किया है राना अफजल खान साहब ने, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है, जो मैकेनिज्म इन्होंने एक प्रेजेंट किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से और इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने के हवाले से फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और सो, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, अब असल इशू ये नहीं है कि मैं मुतमईन हूँ या नहीं, असल इशू ये है कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है। आई थिंक अगर कल के बजट सेशन के बाद राना साहब की टीम को और जो मेजर अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो इकोनॉमिक विजिट्स हैं इनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। जो भी हुकूमत नेक्स्ट आएगी डेफिनेटली उसको इसी तरह के चैलेंजेस का सामना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सामना भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, एनर्जी क्राइसिस का,
और जो भी पॉलिसी शुरू की जाती है अगर तो कंसिस्टेंटली वो चलती रहेगी, वो 5-6 महीने साल चलेगी तो आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो नज़र आएंगे। अगर अनसर्टेनिटी की कैफियत रही, केयर टेकर सेटअप जो है वो कुछ और तरह की चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर दे, फिर नई असेंबली आए वो नई चीज़ें लेके आ जाए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 10 नोबेल लॉरिएट बिठा के उनके फार्मूला ले आए, वो फार्मूला काम नहीं करेंगे। सो वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस ऑन सम बेसिक इश्यूज, और उस पर कोई एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है इलेक्शन पे जाने से पहले इस पार्लियामेंट में हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इनको सारी कोई भी हुकूमत आती है उसको फेस करना है, और ये कुछ डूएबल मैकेनिज्म है। इसमें अपोजिशन को भी अपने कंस्ट्रक्टिव जो भी उसकी सजेशन है वो देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है मिल बैठ के चीज़ आगे चलेगी। अगर हम 2013 के मुकाबले में कंपेयर करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल तो है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, और चूंकि वो सस्टेनेबल नहीं है इसका मतलब है कि उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और वो वल्नरेबिलिटीज़ जो है इसको दोबारा से खुदा न खास्ता उस स्टेज पे लेके जा सकती हैं यहाँ से कि इस गवर्नमेंट ने 2013 में सफ़र शुरू किया था, और यकीनन वो को बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। ठीक, इकोनॉमी स्टेबल है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। इरफान कैसर शेख साहब, सस्टेनेबल करने के लिए क्या मैकेनिज्म अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, जो वे फॉरवर्ड है और जो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आपने देखा फर्स्ट टाइम चाइना ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी अमेरिका पे, और अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली लॉन्ग रन में हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, और उसके लिए जो भी मेजर्स, सस्ती बिजली चाहिए, ये दिस इज़ दी ओनली डिमांड बिजनेस कमेटी का। और ख़ास तौर पे जो अभी अनसर्टेनिटी है एमनेस्टी स्कीम के लिए, और ये मैं समझता हूँ कि कल के बजट में अगर इसको और ज़्यादा इस पर क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज ये लोग 6 महीने से इसके इंतजार में थे पूरे बिजनेस कमेटी, तो मैं समझता हूँ इससे भी बहुत ज़्यादा हम टैक्सेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन इज कि हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे जो है उसको प्रोटेक्ट करना होगा, और उसके लिए हमें जो उनको आसान अक्सात पे ऑल्दो ऑल टाइम लोएस्ट यहाँ मार्कअप रेट है, ये एक बहुत अच्छा साइन है, बेटर साइन है, लेकिन स्टिल हमें उसको इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इरफान कैसर शेख साहब, राना अफजल खान साहब, आबिद सुलहरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन ये बजट की डिबेट कल भी ज़ाहिर कंटिन्यू रहेगी। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।